ऑर्डर ऑर्डर। आपके हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करने से ज्यादा सुरक्षित है किसी महिला का ट्रेन के टॉयलेट में बच्चा पैदा करना। एक ट्रेन के टॉयलेट को डिलीवरी के लिए अस्पताल से बेहतर कहा गया, और यह टिप्पणी किसी और ने नहीं, खुद माननीय जज साहब ने दी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जज साहब ने इतनी सख्त टिप्पणी किन हालात में दी होगी। जाहिर है कि अदालत के कटघरे में खड़ा एक अस्पताल का प्रशासन लापरवाही की सारी हदें लांघ चुका होगा। सवाल यह है कि आखिर किस तरह की लापरवाही हुई थी उस अस्पताल में, जिसके खिलाफ एक माँ बाप कोर्ट में पहुंचे और इंसाफ की मिसाल कायम की। आई, ये अस्पताल कितना गंदा है। दीपा, तेरी आई काम वाली बाई है, तेरा बाबा वॉचमैन है। अस्पताल अच्छा है, तू भी यहीं पैदा हुई थी। यहाँ? हाँ बेटा, अच्छी नहीं बोलते। हा येऊ दे ना, साहबला सांगितलंय मी। हाँ 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 मी करतोय। हाँ काल तुला अस्पताल में कोई लड़का हुआ है क्या? हाँ हुआ ना, वो 6 नंबर वाली को 2 लड़के हुए। हाँ हाँ बराबर। ओ हमें कौन सा बेड मिला है? 8 नंबर वाला। मौसी, मौसी, 8 नंबर बेड हमारा है। शांति से आराम भी नहीं करने देते। पर्स? मुन्नी, उठ, मेरा पर्स मालूम नहीं कहाँ है। देख तो, किसने लिया? हाँ, आपने मेरा पर्स देखा? हाँ, यहाँ पे किधर है? किसने लिया? नर्स, किसने लिया? कौन मार रहा है? अरे इतना क्यों चिल्ला रही है? पर्स चोरी में मेरा, किसने ले लिया मेरा पर्स? अरे तो हमसे क्या पूछती है? खुद का ही ध्यान नहीं होगा? और यहाँ कितने लोग आते जाते हैं, किसने लिया होगा क्या पता? हम पेशेंट की देखभाल के लिए, तुम लोगों के सामान की नहीं। और ज्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं, पेशेंट लोग को डिस्टर्ब होता है। आ जाते हैं कहाँ से। दीपा, तू अपनी आई का ख्याल रखना, ठीक है? और सामान छोड़कर कहीं जाना नहीं। मैं चाय लेके आता हूँ। क्या हुआ आई? कुछ नहीं, तू सो जा, सो। आई, ये देखो भाऊ। चिंटू की दादी कहती थी अगर बाल गोपाल को बच्चे को दिखाया जाए तो एकदम उनके जैसा बनता है। खूब छान। इसको कैसा लग रहा है अभी? ठीक है ना मैडम जी? हाँ, परेशान कर दिया आपके इस नर्स ने। 4 बार बोलो तब जाके बॉटल बदलती है। तेरे समझाइए ना। क्या समझाऊं? नौकर है वो तुम्हारी?
कि एक बार बुलाओगी तो वो दौड़ी चली आएगी। ये सब करने में ना टाइम लगता है। मैडम जी को प्राइवेट में जाके दिखाने का, थोड़ा रोकड़ा खर्च करने का, फिर देखो कितना अच्छा मस्त वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। सरकारी अस्पतालों का निर्माण आम आदमी के सस्ते और अच्छे इलाज की सुविधा के लिए किया गया, लेकिन चंद लोगों के लालच की वजह से सरकारी अस्पताल बदहाली के शिकार होते जा रहे हैं। और बदहाली का यह आलम कोई नई बात नहीं है। ऐसे अस्पतालों में प्रवेश करते ही हर जगह लापरवाही का मंजर सामने आता है, चाहे साफ सफाई का मामला हो या समय से इलाज का या फिर मरीजों के साथ अच्छी तरह से पेश आने का। ऐसे ज्यादातर अस्पतालों में ऊपर से नीचे तक सारे कर्मचारी और डॉक्टर्स मरीजों को सिर्फ मजबूर समझते हैं और उनके साथ बेहद बेरुखी और लापरवाही के साथ पेश आते हैं। सुरेखा भी एक ऐसे ही अस्पताल में भर्ती थी जहां सुविधा की उम्मीद बेमानी थी। आई, क्या हुआ? आई, क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? दीपा, पापा, आइए ना, आई को क्या हुआ? देखिए ना, क्या हुआ आई को? चल चल, आइए ना। एक मिनट, जल्दी से डॉक्टर मैडम को बुला दीजिए, मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया है। उठ जाओ। हेलो मैम, 8 नंबर वाले को पेन शुरू हो गया है। अच्छा ठीक है, उसको लेबर रूम में ले जाओ और नर्स गीता को बोलो उसको इंजेक्शन दे देगी। सब ठीक है तुम्हारा? ये देखो, सब दवाइयां मैंने लिख दी है, टाइम पे ले लेना, ठीक है? ये लो। हाँ, दूसरा पेशेंट भेजो। वही रोज की भाग दौड़। डॉक्टर, हाँ हाँ, आऊंगी ना। सुरेखा, आराम से। सुरेखा, डॉक्टर, अब क्या हुआ? बेटा हुआ। अभी मेरी बीवी कैसी? वो तो ठीक है, लेकिन आप कोई कपड़ा लाए हैं बच्चे को लपेटने के लिए? हाँ, ये लो। नहीं, तेरे अस्पताल में लड़का हुआ है? हाँ हाँ हुआ ना, वो 8 नंबर वाली को। ये लीजिए, ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन है, आप बाजार से ले आइए। सिस्टर, ये अस्पताल में नहीं मिलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में स्टॉक खत्म हो गया। अब कितने की मिलेंगी? 500-600 की। बाबा, ये लो, हर दिन अपने खर्चों में से 2 रुपए भाई के लिए बचा के रखती थी। बेटा, तू इसे अपने पास ही रख, मेरी पगार मिलने वाली, मैं उसी से दवाइयां लेते हूँ। आई, हम घर कब जाएंगे? 4 दिन बाद। आई, मुझे बाथरूम जाना है। तो जाना दीपा, वही तो है।
उधर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। दीपा, मुन्नी को मैं कैसे अकेले छोड़ के जाऊंगी? बहुत जोर की लगे, चलो ना। अभी 2 मिनट रुक, कोई आ जाए ना तो मुन्ना को उनके पास छोड़ के मैं तुझे लेके चलती हूँ, ठीक है? लाओ आंटी, फाइल ले दो। नीचे। रुक 2 मिनट, मुन्ना को देखना। मैडम जी, हाँ? वो मेरी बेटी को बाथरूम जाना है। वो मेरा मुन्ना जो है ना, वो अकेला है। आप 2 मिनट उसे देखेंगी? हद हो गई, मैं डॉक्टर हूँ या चौकीदार? अपने मुन्ने की देखभाल ना खुद करो। नहीं मैडम जी, वो क्या है ना, उधर अंधेरा है, बच्चे को अकेले जाने में डर लग रहा है। 2 मिनट बस, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। ठीक है। जी चल दीपा, जल्दी चल। ये देखो आंटी, दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, ठीक है? अब देना आपका काम है, ध्यान से देख लो। अरे क्या आंटी, रास्ता तो छोड़ना चाहिए ना। वो बड़ी हो गई, ऐसे छोटी छोटी चीजों में डरेगी तो कैसे चलेगा? तेरा छोटा भाई है। मुन्ना, मुन्ना किधर गया? ये तो यहाँ ही। आंटी, मेरा बच्चा वहाँ था, मेरा मुन्ना। आपने देखा क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा। इसके बच्चे को मुन्ना, अरे बहन, मुन्ना, मुन्ना, कौन ले गया? मुन्ना भाग जाओ। मुन्ना, 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 भैया, भैया, मेरा बच्चा मेक्सिको लेके गया। अभी 3 दिन पहले डिलीवरी। इतना छोटा प्यारा सा बच्चा, आपने देखा किसी को बच्चा ले जाते हुए? यहाँ तो पूरे दिन कितने ही लोग आते जाते हैं बच्चा लेके। तुम किस बच्चे की बात कर रही हो? पता नहीं कौन लेके गया होगा। मुन्ना! एक अस्पताल से किसी नवजात बच्चे की चोरी का यह कोई पहला मामला नहीं था। दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे मामलों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। एक अनुमान के अनुसार हर साल हजारों बच्चे इस तरह चोरी कर लिए जाते हैं। अगर इस अस्पताल में ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था होती कि बच्चे के अस्पताल से बाहर जाने से पहले इस बात की जांच होती कि जो औरत उस बच्चे को बाहर लेकर जा रही है वो उसकी मां है भी या नहीं, तो एक मां की गोद यूं सूनी नहीं होती। अगर इस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरास लगे होते तो उस औरत की पहचान हो सकती थी और उसे पकड़कर बच्चे को वापस लाया जा सकता था। लेकिन इन अस्पतालों में उस वक्त ऐसी कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी जिसकी कीमत इन दूध पीते बच्चों और उनकी मांओं को चुकानी पड़ रही थी। अगर हमारा बच्चा नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, हम 3 दिन में आपका बच्चा ढूंढ लेंगे। आपको थोड़ा विश्वास करना चाहिए और इस वक्त आपकी पत्नी को आपकी बहुत जरूरत है। आई मत रोना, आई मत रोना, आई मेरा बच्चा, सुरेखा, हमारा बच्चा जरूर मिलेगा। संभालो अपने आप को। आप उस वक्त कहाँ पर थी जब आपका बच्चा चोरी हुआ था? ये उस वक्त बेटी के साथ बाथरूम गई हुई थी। उस समय कौन से डॉक्टर राउंड पर थे? वो डॉक्टर माननी। तो आपको क्या लगता है इसमें हॉस्पिटल स्टाफ की गलती है? सारे अस्पताल की गलती है। ओ मैडम, चलिए यहाँ से बाहर चलिए। ये कोई इंटरव्यू करने की जगह नहीं है, हमारे पेशेंट्स का वार्ड है, उन्हें डिस्टर्ब होता है। चलिए आप बाहर जाइए। तो आप हमें कोई और जगह दे दीजिए ना इंटरव्यू करने के लिए। रुकिए। हेलो सर, यहाँ कुछ रिपोर्टर्स आए, पेशेंट नंबर 8 का इंटरव्यू ले रहे हैं, वार्ड में खड़े रहेंगे। ऐसा करो, उनको मेरे कैबिन में लेकर आओ तुरंत। ठीक है सर।
चलिए इंटरव्यू के लिए जगह देती हूँ आपको। देखिए, गलती बच्चे की माँ की है, जिसने एक अनजान औरत को अपना बच्चा सौंप दिया है। देखिए, हमारा काम इलाज करना है, चौकीदारी करना नहीं। और वैसे भी ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर इतने लोग आते जाते हैं, किस किस का ध्यान रखेंगे हम? गलती सारी उस औरत की है। ऐसे लोगों की बच्चा पैदा करने की हालत तो होती नहीं। मुझे तो लगता है कि इस औरत ने खुद ही अपना बच्चा किसी को बेच दिया और अब हम पर आरोप लगाकर अस्पताल से पैसे ऐंठना चाहती, और कुछ नहीं। शारदा हॉस्पिटल से कल 4 दिन के बच्चे की चोरी हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि मां की लापरवाही की वजह से ये हुआ है, लेकिन उनके परिवारजनों का ये कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। अरे क्या तरीका ये? वॉर्डबॉय, देखो जरा इसको, बदतमीज कहीं का। आपने बच्चे को ढूंढने का भरोसा दिया और उल्टे टीवी न्यूज़ में हमें फंसा दिया। अरे छोड़ेगा नहीं, मैं पुलिस लेके आएगा, देख लूंगा मैं। अच्छा, तो उस वक्त आप अपनी बच्ची को लेकर बाथरूम गई थी? इंस्पेक्टर साहब, सारी गलती इस औरत की। बाथरूम जाने से पहले इसने अपना बच्चा उस अनजान औरत को दे दिया और हमारा स्टाफ उस औरत को इसका रिलेटिव समझ रहा है। इसका मतलब बच्चा चुराने वाली कोई औरत है। साहब, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। फालतू में तमाशा नहीं मंगाया। मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हेल्प कीजिए, इन लोगों को इस हॉस्पिटल से निकालिए। वैसे भी इन लोगों की मेडिकल जरूरत अब पूरी हो चुकी है। ठीक है, हो जाएगा। देखता हूँ कोई खाली नहीं करता है। उठा सब ये। बाबू छोड़ो, हटो पीछे। झूठे हो तुम सब के सब झूठे हो। मेरा बच्चा तुम अस्पताल वालों की गलती से चोरी हुआ है। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से जब तक मेरा बच्चा नहीं मिल जाता। सुना तुमने? नहीं जाऊंगी मैं। ये ठीक कह रही है, जब तक इसे अपना बच्चा नहीं मिल जाता ये यहाँ से नहीं जाएगी। हाँ, नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। जब तक उसका बच्चा नहीं मिलता तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। वो जाएगी नहीं यहाँ से। जब तक उसका बच्चा नहीं मिलता तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। सुनिए, डीन साहब आप लोगों को बाहर बुला रहे हैं। शायद आपके बेटे के बारे में कुछ पता चला, लेकिन हाँ, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बाहर आ जाइए। चलो मेरा मुन्ना। दीपा, चल दीपा। मुन्ना, सिस्टर, मेरा मुन्ना कहाँ है? कहाँ है? मेरा मुन्ना क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो बाहर निकलो, चलो। तुम लोग जाओ यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखाई दिए ना तो अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का, ना ही तुम्हारा कोई बच्चा मिलने वाला है। जाओ यहाँ से, चलो। अरे भाऊ, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, जो है उसे भूल जाओ और जो सच है वो मान लो। कैसा सच साहब? यही कि तुमने अपना बच्चा किसी को बेच दिया होगा, या तो फिर कहीं मार के फेंक दिया होगा। क्या बोलता है तुम ही साहब? हम लोग अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक माँ 9 महीने अपनी कोख में अपने बच्चे को पालती है, उसके साथ जीती है, दर्द सहकर उसे पैदा करती है, खुद मर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन ऐसे 100 करोड़ की आबादी में मैं कहाँ ढूंढूं तेरे बच्चे को? बोलना। उठे बाबू मिताला। देख सुरेखा, जो हो गया उसे भुलाने में ही भलाई है। ये पैसे वालों की दुनिया में कौन सुनेगा हमारी? तो क्या छोड़ दूं उन लोगों को? मेरा बच्चा अस्पताल वालों की गलती से चोरी हुआ है। पुलिस और अस्पताल वालों को मिलकर ही मेरा बच्चा ढूंढ कर लाना होगा। देख, तो पुलिस का चक्कर छोड़ और सीधी अदालत में जा, वहाँ तुझे न्याय जरूर मिलेगा। सुरेखा, ये दीपा दिखाई नहीं दे रही? दीपा, अरे दीपा, 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 दीपा को देखा है सब? दीपा किधर गई? अभी तो यहीं थी। दीपा,
पता नहीं क्या माँ बाप कितने परेशान हो रहे हैं। आई मुझे बहुत डर लग रहा है इन सब से। कोई हमारे भाई को ले गया, पापा को पुलिस ने मारा, हमें अस्पताल से धक्के मार के निकाल दिया। कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। रो मत, अब तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब तेरी आई कुछ भी ऐसा नहीं होने देगी। ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा। तेरी आई तेरे भाई को भी वापस लेकर आएगी। ये लो, जो मैंने जमा किए थे, कुछ एडवांस भी लेता हूँ, वो भी शाम तक ला के देता हूँ। हाँ ये पकड़ो, फीस के पैसे हो जाएं बस। शांता ताई, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना सुरेखा। शांता ताई, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। कितने चाहिए सुरेखा? 1000-2000 जितने भी होंगे। वो क्या है ना कि इसके समय कितने की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते, और फिर वकील की फीस भी जाने कितनी होगी। ठीक है मैं देखती हूँ। देख सुरेखा, मेरे पास तो यही 1600 रुपए हैं। चलेंगे जितने भी हैं। विश्वास करिएगा शांता ताई, मैं जल्दी वापस कर दूंगी। देख तेरा बच्चा मिल जाए, मैं समझूंगी मेरे पैसे सारे काम आ गए। चलती हूँ। वो रहे तिवारी जी, यहाँ के सबसे बड़े वकील। साहब नमस्ते साहब। साहब मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। बच्चा ढूंढने के लिए वो अस्पताल से केस लड़ने का है साहब। देखो क्या चाहिए, बोलिए। साहब जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मेरा केस लड़ दो। देखिए इतने से पैसों में कुछ नहीं होने वाला। सर की फीस कम से कम 40,000 रुपए है, तभी वो केस हाथ में लेते हैं। 40,000 लाइए तभी कुछ होगा। 40,000? इन रुपयों से क्या होगा? वकील की फीस तो 40,000 रुपए है। लेकिन इतने रुपए लाएंगे कहाँ से? और बिरजू कह रहा था कि कोर्ट कचहरी में सालों साल लग जाए। मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक जिंदा हूं इसके लिए लड़ती रहूंगी। अरे प्रफुल्ल कैसे हो? आज से ड्यूटी ज्वाइन कर ली क्या? और मिठाई कहाँ है? तुम बाप बनने वाले थे ना? क्या हुआ, बेटा है बेटी? साहब वो प्रफुल्ल क्या हुआ? साहब आपने शारदा अस्पताल वाली खबर टीवी पे देखी होगी। शारदा हॉस्पिटल से कल 4 दिन के बच्चे की चोरी हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि मां की लापरवाही की वजह से ये हुआ है, लेकिन उनके परिवारजनों का ये कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। वो बच्चा तुम्हारा था? हाँ साहब। तुमने पुलिस कंप्लेंट की? साहब हम गरीबों की कौन सुनता है? आप जैसे बड़े आदमी मदद करोगे तभी कोई सुनेगा। साहब उस अस्पताल के खिलाफ मेरे लिए केस आप लड़ो ना। मैं आपका केस लड़ूंगा। और उसके लिए कोई फीस भी नहीं लूंगा। सर कोर्ट का नोटिस लेकर आए हैं।
सर क्या लिखा है? जिस आदमी का बच्चा चोरी हुआ था ना, उसने केस किया हम पर। ये लोग अपनी लापरवाही को हॉस्पिटल के मत्थे मढ़कर हॉस्पिटल को बदनाम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये पैसे कमाने का इनका ये नया जरिया है। नहीं नहीं साहब, नहीं करे ना। एक माँ को आप दुनिया की पूरी दौलत भी दे देंगे ना साहब, कभी भी वो अपने बच्चे का सौदा नहीं करेगी। मैंने ये केस पैसे के लिए नहीं किया है, मुझे तो सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए साहब। सिर्फ 3 दिन का था वो, उसको तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं था साहब, और उससे किसी ने चुरा लिया। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उसे भूख लगती होगी, उसे कोई दूध भी पिलाता होगा कि नहीं ये भी नहीं मालूम साहब। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं जिंदगी भर आपके पैर धो के पानी पीऊंगी साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बच्चे की तलाश के लिए पुलिस ने अब तक क्या कदम उठाए? जज साहब, कदम उठाने की बात छोड़िए, पुलिस ने इनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज करी। एसएचओ को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। आपने अब तक इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी? जी पहले वो देखिए, ये एक संवेदनशील मामला है और एक माँ का बच्चा खोया है। आप तुरंत एफआईआर लिखिए और बच्चे को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। प्रफुल्ल और सुरेखा आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनका इंसाफ पाने का इरादा बेहद मजबूत था। अस्पताल प्रशासन उन्हें पहले ही दरकिनार कर चुका था और कानून भी उनके साथ नहीं था। ऐसे में कोर्ट का सहारा ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, जो रंग लाई। और आखिरकार पुलिस हरकत में आई और कई जगह छापे मारे गए। लेकिन अफसोस, प्रफुल्ल और सुरेखा के बच्चे का कहीं पता नहीं चला। मेरा भाई मिल जाएगा ना? 3 महीने बीत गए, लेकिन प्रफुल्ल और सुरेखा को उनके बच्चे की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन इसी बीच अदालत ने इस मामले की सुनवाई पर अपना फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई लकीर खींची। फैसला सुनाने से पहले ही अदालत अस्पताल प्रशासन को यह बताना चाहती है कि उनके अस्पताल में बच्चा पैदा करने से ज्यादा सुरक्षित है कि कोई महिला ट्रेन के टॉयलेट में बच्चा पैदा करे। सुरेखा और प्रफुल्ल का बच्चा चोरी हुआ है, इसके लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। ये अदालत अस्पताल प्रशासन को सुरेखा और प्रफुल्ल को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश देती है और भविष्य में इस तरह की कोई घटना घटित ना हो, उसके लिए ये अदालत सभी अस्पतालों को एक दिशा निर्देश जारी करती है और उसका कड़ाई से पालन करना सभी अस्पतालों के लिए बहुत जरूरी है। नवजात और प्रसव के बाद वार्डों और बाल चिकित्सा वार्डों में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड मौजूद रहेंगे और सीसीटीवी कैमरास अस्पताल के प्रवेश द्वार, कॉरिडोर और निकास द्वार पर लगाए जाने चाहिए। साथ ही अस्पताल के वो हिस्से जहां लोगों की भीड़ हर वक्त मौजूद होती हो। क्या कहेंगे आप ऐसी पहल को? किन शब्दों में सुरेखा और प्रफुल्ल की लड़ाई को बयान किया जाए? ऐसा नहीं कि अस्पताल से किसी दंपत्ति का बच्चा पहली बार चोरी हुआ था, या फिर जिनके नवजात शिशु चोरी हो जाते हैं वो उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह की लापरवाही को अदालत तक घसीटते हैं और ऐसा फैसला हासिल करते हैं? यकीनन बहुत कम। प्रफुल्ल और सुरेखा ने वो लड़ाई लड़ी जिसका जश्न उनके लिए नहीं, औरों के लिए था। अदालत के इस आदेश के बाद कई अस्पतालों में सुरक्षा के इन निर्देशों का पालन किया जाने लगा। लेकिन तभी एक और वारदात हुई।
इस तस्वीर की कॉपी निकाल के हर छोटे बड़े न्यूज़पेपर में दे दो और साथ में पुलिस स्टेशन का नंबर दो, जल्दी। साहब, पेपर में जिस औरत का फोटो छपा है उसको मैंने देखा है। बच्चा चुरा के रखते कहो तुम लोग? जी वो पुरानी बस्ती। हटिए आप, हटिए यहाँ से। जो कुछ भी पूछते आप पुलिस थाने आके, चलो यहाँ से हटिए सब। हटो हटो पीछे हटो, कुछ पूछ देगा, कोई सवाल नहीं। चलिए चलिए चलिए। बता दो। वो क्या है मैडम, आजकल अनाथ आश्रम में बच्चे कम से कम 3 साल के ऊपर के होते हैं, इसलिए जो बेऔलाद लोग हैं वो नवजात शिशु चाहते हैं, इसलिए हम लोग दवाखाने से बच्चे चुराते हैं और उन्हें बेच देते हैं। एक बच्चे के पीछे हमें कम से कम 3 से 15 लाख रुपए तक मिलते हैं बस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और कई माता पिताओं को उनके खोए हुए बच्चे। ये प्रफुल्ल और सुरेखा की लड़ाई का ही नतीजा था कि इस गिरोह के चंगुल से कई मासूमों को छुड़ाया गया। ऐसे में प्रफुल्ल और सुरेखा को भी उम्मीद थी कि अब उनका बेटा भी उन्हें मिल जाएगा। सुरेखा जी, आपने कोर्ट में एक बड़े अस्पताल के खिलाफ केस रजिस्टर करवाया, जिसके कारण कोर्ट ने अस्पताल को ये डायरेक्शन दी है कि वो सुरक्षा के कड़े इंतजामात करें। और आप ही की वजह से पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो बच्चों की चोरी में माहिर था। जी हाँ, मैंने ये सब कुछ टीवी पर देखा। मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ जो पैसा देकर बच्चा खरीदते हैं कि बच्चा चुराने वालों से बड़े गुनहगार तो आप लोग हैं जो अपने आंगन में किलकारियां लाने के लिए दूसरे माँ बाप की गोद उजाड़ देते हैं। क्या पैसा आपको ये हक देता है कि आप ऐसे माँ बाप बने? अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी विनती सुनिए। अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा है जिसके दाएं पैर पे कोई जन्म चिन्ह है, तो वह बच्चा मेरा है, उसे मुझे लौटा दीजिए। एक माँ को उसकी जिंदगी लौटाकर आप उस पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे, बहुत बड़ा एहसान करेंगे। सुरेखा और प्रफुल्ल की वजह से अस्पतालों में होने वाली लापरवाही सामने आई और अदालत ने अस्पतालों में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। सोचिए, अगर प्रफुल्ल और सुरेखा उस वक्त चुप बैठ जाते, इस मामले को अदालत तक नहीं ले जाते, तो आज अस्पतालों में जो बदलाव आया है, क्या वो संभव हो पाता? हर आम हिंदुस्तानी उनकी इस लड़ाई के लिए उनका आभारी है। सुरेखा और प्रफुल्ल को उनका बेटा अब तक नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपने बेटे का नाम दीपक रखा है, जिसके मिलने की उम्मीद वो कभी बुझने नहीं देंगे। सुरेखा और प्रफुल्ल की कोशिशों ने आधी लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस बात का ध्यान रखें, जिस अस्पताल में भी हम जाते हैं वहां सुरक्षा के इन दिशा निर्देशों का कड़ा पालन हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि कल फिर किसी प्रफुल्ल और सुरेखा को अपने बच्चे से जुदा ना होना पड़े। याद रहे, उम्मीद और साहस हम सब में, जरूरत है तो बस खुद को जगाने। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और असाधारण कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।